गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बच्चे लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, हम लोग जो है मेरे साथ इंग्लिश के कुछ बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट देख रहे हैं और आज इस वाली सीरीज में मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आ गया हूं। आज जो है मैं आपसे स्पॉट द एरर, मतलब कि आपके एग्जाम में इस तरीके के इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए होते हैं और इन सेंटेंस पर जो है आपसे पूछा जाता है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है, ये मुझे बता दो। ये जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिसमें आपसे जो है स्पॉट द एरर पूछा जाता है, मतलब आपसे पूछा जाता है कि सेंटेंस के कौन से वाले पार्ट में जो है एरर है, ये कंप्लीटली जो है ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपके इंग्लिश की ग्रामर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होने लग जाएंगे। तो एक बार मेरे साथ ना इंग्लिश की ग्रामेटिकल नॉलेज जो है टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से काम शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है मेरे पास पहला वाला सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस को हमें पढ़ना है और इस वाले सेंटेंस को समझने के बाद मुझे आप बताएंगे कि आपको इस सेंटेंस के कौन से वाले भाग में एरर लग रहा है। मतलब इसमें ना 4 भाग बटे हुए हैं, जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं पहला पहला क्वेश्चन है स्पॉट द एरर का, आप बच्चों के साथ में, तो इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ कि आपको मैं ना आराम से पहले डिटेल में समझा रहा हूँ कि स्पॉट द एरर को डील कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में आप भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अपने हिसाब से करके देखिएगा। ठीक, चलिए आइए। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फिर यहाँ से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और सेकंड वाला पार्ट जो है शुरू होता है, यहाँ तक सेकंड वाला पार्ट जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से थर्ड वाला पार्ट शुरू होता है और ये जो है फोर्थ वाला पार्ट की शुरुआत है। और अगर आपको ऐसा लगे कि एक कंप्लीट सेंटेंस को जो 4 भागों में तोड़ा गया है, इसके किसी भी भाग में अगर एरर नहीं है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बात समझ में, सवाल क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको 4 भागों में तोड़ा गया है, किसी एक भाग में एरर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर वाले भाग में एरर है तो आप वो वाला आंसर मुझे बताएंगे। और अगर मान लिया कि ऐसा होता है कि किसी भाग में आपको एरर नहीं दिखता है तो ऑप्शन नंबर 5 नो एरर मुझे लगाकर बताएंगे। ठीक है, आइडिया क्लियर हो गया? तो अपना काम शुरू करते हैं। कोर इंग्लिश ग्रामर के जो कंसेप्ट हैं, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट है, इसमें आपके टेस्ट हो जाएंगे, बढ़िया वैलिडेट हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ काम शुरू करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द क्रिकेटर्स did not came out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको लिखे हुए आए तो सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सेंटेंस की मीनिंग हमको समझ में आए। ये जो सेंटेंस मैंने पूरा का पूरा पढ़ा, इसका अर्थ क्या था? तो एक बार मैं आपको सेंटेंस का अर्थ समझाने में आपकी मदद करता हूँ। फर्स्ट पार्ट कहता है कि द क्रिकेटर डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब होता है जीत। जो क्रिकेटर्स थे वो जीत नहीं सके। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो उदास नहीं थे, लेकिन वो दुखी नहीं थे। रेदर, बल्कि क्या थे? सेटिस्फाइड थे। बिकॉज, क्यों? क्योंकि दे हैड प्लेड वेल, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला था। तो क्रिकेटर भले ही मैच न जीत सके लेकिन वो उदास नहीं थे, बल्कि सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला था। ये हो गया इस वाले सेंटेंस की मीनिंग। आपको बताना है कि आपको कहां पर एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट देता हूं, आप आराम से इस वाले कंसेप्ट को सीखिए। इस वाले कंसेप्ट पर आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट मेरे से सीख लीजिए। इंग्लिश का कंसेप्ट ये कहता है कि जो डू वर्ब होता है या डिड वर्ब होता है या डज वर्ब होता है, इस वर्ब के बाद में, डू डिड या डज के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ये वाला कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। आपको वर्ब के 3 अलग अलग फॉर्म पता होंगे, राइट? तो जो 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिसमें यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे मान लिया कि गो है, तो जो सेकंड फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेंट, और जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं गॉन। तो ये एक उदाहरण है आपको याद दिलाने के लिए कि वर्ब के ऐसे 3 फॉर्म होते हैं, और उन 3 फॉर्म में अगर मान लिया कभी डू डिड या डस का प्रयोग हुआ है तो हमेशा आपको फर्स्ट वाले फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा यहाँ पर अगर गौर करें तो देखिए डिड का प्रयोग हुआ है, तो डिड का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म प्रयोग होना चाहिए। ये जो केम है ये दरअसल सेकंड वाला फॉर्म है, यही दरअसल इसमें गलती है। केम नहीं होना था, कम होना था। कम होता तो फिर सही हो जाता। तो जो मैं आंसर इस वाले क्वेश्चन में टिक करके आऊंगा, ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आऊंगा। आइडिया मिला?
पता चला कैसे डील करना होता है हम लोगों को। चलिए, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाक से अगले वाले सवाल की तरफ। क्या आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, he complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money। तो एक इंसान है, वो पुलिस के पास जो है कंप्लेन लिखवाने के लिए गया है, और जब वो पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाता है तो वो कहता है कि उसका जो है ब्रीफकेस चोरी हो गया है और उस ब्रीफकेस के जो पैसे हैं वहीं छोड़ दिए गए हैं। तो आप समझ रहे हो कंप्लेन क्या लिखवा रहा है? कंप्लेन लिखवा रहा है कि एक चोर आया, मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया, पैसे छोड़ गया। इस वाले सेंटेंस का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है ना विदाउट एनी मनी। तो बताओ कभी ऐसा करता है कि चोर बल्कि जो है बैग छोड़ जाएगा लेकिन पैसे ले जाएगा। ये कंप्लेन लिखवा रहा है कि वो पैसे छोड़ गया लेकिन बैग ले गया। ये जो कंप्लेन लिखवा रहा है ये सही लिखवा रहा है क्या? नहीं, लिखवाना वो चाहता है कि वो पैसे ले गया, बैग छोड़ गया। वो कह दे रहा है कि वो बैग ले गया, पैसे छोड़ गया। मुझे कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर उसने जो है एक शब्द यूज किया है, वो है लिफ्ट। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है लिफ्ट, उसका मतलब होता है उठाना। यू कैन लिफ्ट हर, ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग। तो ये होता है लिफ्टेड और ये भी होता है लिफ्टेड। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि एक चोर आया, उसने जो है बैग उठा लिया और पैसे छोड़ गया, ये वो कह रहा है। लेकिन वो कहना ये थोड़ी चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि वो बैग छोड़ गया बिना पैसों के, वो ये कहना चाहता है। तो छोड़ने के लिए क्या शब्द होता है? छोड़ने के लिए जो शब्द होता है वो होता है लीव। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, जिसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है लीव्ड। जिसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है लीव्ड, और जो थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है लेफ्ट। तो उसने ना यहाँ पर लिफ्टेड वर्ड यूज कर दिया, जिसका अर्थ ये हो रहा है कि बैग उठाकर ले गया बिना पैसों के, जबकि हमको कहना है कि बैग छोड़कर चला गया बिना पैसों के, हमें ये कहना है। तो जब बैग छोड़कर जाएगा तो उसके लिए लिफ्टेड शब्द नहीं, लेफ्ट वर्ड यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है गलती जो है वो लिफ्टेड वर्ड के प्रयोग करने में है, उसे प्रयोग करना चाहिए था लेफ्ट, और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता। पता चला कैसे हम लोग गलती को पता करते हैं। तो ये आपको ना इंग्लिश का ऐसा समझ होना चाहिए, आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। धीरे धीरे आप मेरे साथ जैसे पढ़ाई करते चलेंगे तो ये जो अप्रोच है ये आपका बिल्डअप होने लगेगा। आने वाले एग्जाम्स में, व्यापम के जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपकी अच्छी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। देखिए, इंग्लिश है ना एकदम एक ही क्लास में हो जाने वाला काम नहीं है, एक ही दिन में हो जाने वाला काम नहीं है। आपको डेली जो है थोड़ा मेहनत करते रहना पड़ेगा। चीजों को धीरे धीरे देखते रहेंगे तो डेवलप अप्रोच जो है डेवलप होता रहेगा, उससे आपको फायदा मिलेगा फिर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कहता है, कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। वो बोल रहा है कि क्या मैं 1 घंटे के लिए आपको किताब दे सकता हूं क्या, प्लीज। तो इस सेंटेंस में ऐसा कह रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं क्या कभी, अगर हमें किसी को किताब देनी होती है तो ऐसे प्लीज लगाकर बोलते हैं क्या मैं आपको 1 घंटे के लिए किताब दे सकता हूं क्या प्लीज। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, लेकिन ये सेंटेंस वही कह रहा है। तो कहीं तो गलती होगी। क्या गलती होगी? कि अगर आप किसी से 1 घंटे के लिए किताब लेते हैं तो फिर प्लीज लगा कर लेते हैं कि क्या मैं आपकी किताब 1 घंटे के लिए ले सकता हूँ क्या, प्लीज। तो ले सकता हूं के लिए लैंड वर्ड नहीं होता है, लैंड वर्ड तो होता है देना के लिए। लेकिन यहाँ पर वो 1 घंटे के लिए किताब उधार लेना चाहता है, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा वो होगा बोरो। कैन आई बोरो योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। इसका जो ऑप्शन टिक करके आऊंगा मैं, ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आऊंगा। मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कहता है, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड whether he was the habit of sleeping at home as well। तो दरअसल एक क्लर्क है किसी ऑफिस में, वो ना खाली बैठे बैठे दोपहर के समय में एकदम दबा के चावल खा लिया है, यहाँ तक भर गया है उसका गला। अब चावल खाओ दोपहर में तो मस्त एकदम मक्खन वाली नींद आती है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, चावल मस्त दबा के खा लिया है और बैठे बैठे ऑफिस में सो रहा है। तो उसको मैनेजर साहब बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे घर में भी ऐसे ही सोने की आदत है क्या। तो जब मैनेजर साहब बुलाए और पूछे
जब पूछते हैं तो सेड नहीं कहते हैं, आस्क्ड कहते हैं। आप चाहें तो नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि वेदर शब्द के पहले या वेदर शब्द के साथ हमेशा आस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए कंसेप्ट हो गया, ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए चलते हैं फटाक से अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए तो बच्चों लोग, क्वेश्चन 5 कहता है द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। अब देखो डिस्कवर्ड क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई किसी चीज को जो है, मान लिया कि वो कोई पुरातन की कोई चीज थी जो दबी हुई थी, उसको हमने खोज निकाला, है ना। तो कोई ऐसी चीज जो कि दबी हुई थी, बस हमें पता नहीं था कि यहाँ पर दबी हुई है, हम उसे खोज कर ले आते हैं, तो उसके लिए शब्द यूज होता है डिस्कवर। तो टेलीस्कोप जो था वो कहीं पर दबा हुआ नहीं था जिसको गैलीलियो साहब गए और खोद कर निकाल कर हमारे लिए ले आए, ऐसा नहीं किया था उन्होंने, है ना। टेलीस्कोप तो उन्होंने आविष्कार किया था, स्वीकार करते हैं आप लोग। टेलीस्कोप का जो है उन्होंने आविष्कार किया, ना कि उनको खोजा। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है डिस्कवर। डिस्कवर नहीं किया था उन्होंने, खोजा नहीं था उन्होंने, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो मैं जो वर्ड यूज करूंगा इसके लिए वो यूज करूंगा इन्वेंटेड। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, और ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है दोनों शब्दों में। इन्वेंट का मतलब होता है किसी नई चीज का खोजना या नई चीज का आविष्कार करना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। डिस्कवर का अर्थ होता है कि वो चीज पहले से जानी जाती थी, बस दबी हुई थी, या फिर जो है किसी को पता नहीं थी उसकी जगह, तो हम खोज के ले आए। पॉइंट आया समझ में। तो ये जो इन्वेंट शब्द है वो नई चीजों के लिए प्रयोग होता है। डिस्कवर जो शब्द है पहले से प्रयोग की जाने वाली चीजों के लिए प्रयोग होता है जिसको हाल ही में खोजा गया, ऐसा। आइए चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द बुक ऑन एन पॉलिटिकल साइंस बॉट इन द मार्केट। ये मार्केट है, यहाँ का टी जो है स्किप हो गया, मैं लिख देता हूँ, कभी कभी जो है थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है। बॉट इन द मार्केट रिसेंटली इज रियली एन एसेट फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि भाई पॉलिटिकल साइंस की जो एक किताब है अभी अभी जो है मार्केट में लाई गई है, वो सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही, एसेट का मतलब होता है मूल्यवान, साबित हो रही है ना। तो जब आप किसी चीज को जो है मार्केट में लेकर आते हैं, तो मार्केट में लेकर आना है मतलब कि आपने मार्केट में कोई सी नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पर ब्रॉड का मतलब होता है जब मार्केट से लेकर आते हैं, तब मार्केट से लेकर नहीं आए हैं, कंपनी ने एक नई किताब जो है मार्केट में लॉन्च की है। फर्क समझ में आ रहा है। ब्रॉड तब यूज होता है जब आप मार्केट से वो किताब घर लेकर आते हैं, ठीक। लेकिन कंपनी ने वो किताब मार्केट में लॉन्च की है, मतलब उसका परिचय दिया है कि भैया ये वाली किताब है हमारे पास, आप इसे यूज कर सकते हो। तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो यूज होगा इंट्रोड्यूस्ड। आगे बात पकड़ रहे हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। While going through the report yesterday, I founded several factual mistakes. इस सेंटेंस की आपको मीनिंग बताता हूँ कि जब मैं कल जो है रिपोर्ट देख रहा था तो मैंने बहुत सारी गलतियों की नींव रखी। अब बताओ मुझे क्या सही होता है। जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो बहुत सारी गलतियों की नींव रखते हैं या बहुत सारी गलतियां खोज लेते हैं, क्या सही होता है। आप बहुत सारी गलतियां जो है खोज लेते हैं। तो जो फर्स्ट जो सही जो शब्द है ना, जो सही जो शब्द है ना वो है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना, ठीक है। उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फाउंड, और जो उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है फाउंडेड, ठीक। जो एक और शब्द होता है वो होता है फाउंड, और उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फाउंडेड। अब जरा इस वाली चीज को आप समझिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लिखता वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आप इस वाली चीज को समझिए, ये जो फाइंड है इसका अर्थ होता है खोजना, जिसका सेकंड फॉर्म जिसको आप लोग पास्ट फॉर्म भी कहते हैं वो होता है फाउंड। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो गलती दरअसल यहाँ पर ये है कि उसने ना फाउंड की जगह पर लिख दिया है फाउंडेड, ये रहा। और ये जो फाउंड है ना ये अपने आप में एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है नींव रखना।
नींव रखना का कहने का क्या मतलब, जैसे आपने सुना होगा कई दफा कि ये जो इंसान है ये इस कंपनी के फाउंडर है या को फाउंडर है। तो फाउंडर या को फाउंडर इसलिए नहीं बोला जाता कि उन्होंने कंपनी को खोजा है, फाउंडर या को फाउंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कंपनी की नींव रखी है। पॉइंट है समझ में? तो यहाँ पर ना उसने ये जो फाउंडेड शब्द यूज किया है ना, ये दरअसल सेकंड फॉर्म यूज करना चाहता था क्योंकि पास्ट वाली बात थी, यस्टरडे लिखा हुआ है ना, तो पास्ट वाली बात के लिए सेकंड फॉर्म प्रयोग करना चाहता था और सेकंड फॉर्म में उसने लगा दिया फाउंडेड। तो बच्चे दरअसल यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फाउंडेड है वो ऐसा लगने लगता है कि फाइंड का ही एक फॉर्म होता होगा, लेकिन नहीं, फाउंडेड जो है वो दरअसल फाउंड का सेकंड फॉर्म होता है। यहाँ पर हमको फाउंड जिसका अर्थ होता है नींव रखना उसकी जरूरत नहीं थी, हमको जरूरत थी फाइंड की जिसका अर्थ होता है खोजना, और उसका सेकंड फॉर्म फाउंडेड नहीं होता है, फाउंड होता है। इसलिए यहाँ पर जो है फाउंडेड नहीं होना चाहिए था बच्चों लोग, फाउंड होना चाहिए था, और इससे ये सही हो जाता। तो मैं जो सही जवाब टिक करके आता है एग्जाम में वो ऑप्शन नंबर 3 टिक करके आता। समझ गए? आइडिया मिला आपको? ये आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द मेजर रेडियो स्टेशंस। इसका अर्थ ये है कि एक स्पीकर हैं जिन्होंने अपनी स्पीच दी है और उनकी जो स्पीच है वो बहुत सारे रेडियो स्टेशंस में ब्रॉडकास्ट की गई। तो ब्रॉडकास्ट जब की गई तो उसका जो है उसको सेकंड फॉर्म लगाना था, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही ब्रॉडकास्ट 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 ही होता है। ब्रॉडकास्टेड टाइप का कोई दुनिया में शब्द नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाता। पता चला? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज the change brought upon him are very serious। वो कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में जो आतंकवादी है उसे तो फांसी की सजा दी ही जाएगी क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो मुकदमे चलाए गए हैं वो बहुत ही सीरियस हैं। पॉइंट आ गया समझ में? अब थोड़ा इस वाली चीज को समझिए। वो इस वाले सेंटेंस में कह रहा है कि टेररिस्ट को फांसी पर लटकाया ही जाएगा, वो ये कह रहा है। तो यहाँ पर ना दो शब्द होते हैं, थोड़ा इस इत्मीनान से इस वाली चीज को सीखिएगा। एक शब्द होता है हैंग, ठीक है? हैंग का हिंदी अर्थ होता है खूंटी पर लटकाना। खूंटी पर लटकाना मतलब समझ रहे हैं आप लोग? खूंटी पर लटकाने का अर्थ होता है कि हम लोग जो है घर जाते हैं, अपना कोट उतारते हैं, अपना शर्ट उतारते हैं, अपना बनियान उतारते हैं और सबका सब जो है खूंटी पर लटका देते हैं, कल पहनेंगे, अभी ऐसे पड़ जाते हैं, है ना? तो वो जो आप कपड़े जो खूंटी पर लटकाते हैं उसके लिए शब्द होता है हैंग, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हंग। मुझे बताइए ये जो टेररिस्ट है उसको आप फांसी पर लटकाना चाहते हैं कि खूंटी पर लटकाना चाहते हैं? तो जवाब यह है कि टेररिस्ट को हम लोग फांसी पर लटकाना चाहते हैं, खूंटी पर लटकाना नहीं चाहते हैं। तो जब आप उसको फांसी पर लटकाना चाहेंगे तो उसके लिए आप शब्द यूज करेंगे हैंग, हैंग्ड। तो अगर आपने ये वाला फांसी पर लटकाने वाला शब्द यूज किया तो उसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो हंग नहीं होगा, हैंग्ड होगा। समझ में आया? तो क्योंकि सेंटेंस जो है टेररिस्ट को फांसी पर लटकाने का है, खूंटी पर नहीं, इसलिए हंग नहीं हैंग्ड शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जिससे इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। आइडिया मिल रहा है? तो मतलब आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, देखो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ब के फॉर्म होते हैं जिसमें ना सिमिलर वर्ड वो रखते हैं, लेकिन उसके लिए ना हम लोगों को कंसेप्ट पता होने चाहिए, वो वर्ब के फॉर्म पता होने चाहिए, तब जो है ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग से हैंडल हो पाते हैं। तो आपको शायद स्कूल में भी ऐसा कहते होंगे कि वर्ब के फॉर्म याद कर लीजिए, जैसे मैंने आपको एक लिख कर भी दिया था, गो, वेंट, गॉन वाला, है ना?
टू, डिड और डन वाला, ऐसे वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो आपको याद करने के लिए स्कूल में भी सलाह दी जाती होगी। तो मैंने उसका थोड़ा आपको एडवांस फॉर्म बता रहा हूँ कि दरअसल क्या होता है एग्जाम में ना, अभी आप तो स्कूल वाले लेवल का तो एग्जाम दोगे नहीं ना, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्या करते हैं, ऐसे थोड़े हाई हाई लेवल के जो क्वेश्चन है जिसमें अच्छे अच्छे वर्ब के फॉर्म जो है यूज होते हैं, उसको वो लोग यूज करते हैं और वो आपके एग्जाम में बना बना कर पूछते हैं। तो उम्मीद है कि आपने कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन जो है मुझसे जो अभी देखे सॉल्व करते जो मुझे अभी आपने देखे, तो आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ सीखने को तो ज़रूर मिला है, तो वीडियो पर लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी एक सर्टेन टॉपिक पर आपको जो है हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।